नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नाटक से संबंधित प्रश्नोत्तरी का ये तीसरा भाग है। इससे पहले आप लोगों को नाटक का भाग 1 मिल चुका है, प्रश्नोत्तरी का भाग 2 मिल चुका है और आज हम लोग बात करेंगे भाग 3 की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रिवीजन अच्छा चल रहा होगा, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सारे वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि सर 1 घंटे का वीडियो हो जाता है, इससे अच्छा कि आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो कर दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। ये तीसरा भाग आप लोगों को मिलने जा रहा है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नया वीडियो डाला जाए वो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका समय लेंगे। कई लोगों ने कहा था कि सर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका आप विस्तृत करा दीजिएगा। जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं उन्होंने कहा था, क्योंकि उनके पास ये प्रश्नोत्तरी है, पहले कराया जा चुका है। देखिए, सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट है, शायद ही सभी लोगों को पता हो। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट है। यह प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार हैं। लाहौर की एक उर्दू पत्रिका आप जानते होंगे, हजार दास्तां में सुदर्शन की अनेक कहानियाँ प्रकाशित होती थीं। सुदर्शन जी की पहली कहानी थी हार की जीत, जिसका प्रकाशन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुई थी। सुदर्शन का जो ये नाटक है छाया, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, एकांकी की बात कर रहे हैं, इस छाया एकांकी का प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। बद्रीनाथ भट्ट के एकांकी संग्रह लबड़ धोंधों में मनोरंजन प्रधान प्रश्नों का संकलन भी है। इसे भी आपको यह पता होगा। बद्रीनाथ भट्ट का एकांकी संग्रह कौन सा है? हो सकता है कि कभी प्रश्न पूछ लिया जाए, तो लबड़ धोंधों। अरस्तु ने एकांकी को नाटक का प्राण माना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं चलेंगे। कुछ प्रश्न हैं बीच बीच में जिनके विस्तृत कराना है। दूसरा प्रश्न देखें, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें, हानूस होगा, बी विकल्प आपका सही है, क्योंकि हानूस का प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ। माधवी का प्रकाशन 1985 ईस्वी में हुआ। मुआवजे का प्रकाशन 1993 ईस्वी में हुआ और आलमगीर का प्रकाशन 1999 ईस्वी में हुआ। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपका होगा डॉक्टर, डी विकल्प आपका सही होगा। सबसे पहले होगा डॉक्टर, जिसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ और फिर उसके बाद युगे युगे क्रांति, जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ। उसके बाद टूटते परिवेश का प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ और सत्ता के आर पार का प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ। तो इस तरीके से आपका सही क्रम डी होगा। एक बार फिर से बता दें, 1958 में डॉक्टर, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1977, सत्ता के आर पार 1981। तो इस तरीके से आपका विकल्प डी सही होगा। स्थापना और तर्क से जो प्रश्न आते हैं उनकी भी यहाँ पर बात कुछ कर लेते हैं। जैसे काव्य विद्या और कला उपविद्या, काव्य विद्या है और कला उपविद्या, इसलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है। बिल्कुल सही है तर्क जो दिया गया है, क्योंकि कला कौशल और शिल्प है, जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक विधान है, जिसमें सत्य और असत विवेक रहता है। बिल्कुल ये और आर दोनों सही हैं आपका। तो यहाँ पर सही उत्तर 4 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्यालोचन के स्थापित प्रतिमानों के द्वारा की जा सकती है। गलत है। नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है जिसकी आलोचना काव्यालोचन के स्थापित प्रतिमानों के द्वारा की जा सकती है। लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, ये केवल नाटक की क्रिया है, नाटक की क्रिया भी नहीं है। तो इसलिए बी होगा। ये और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न, साहित्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है।
बिल्कुल सही कहा गया। जो साहित्य होता है, आपको पता है साहित्य मनुष्य के चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। साहित्य समाज का दर्पण है। तो इसीलिए साहित्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है। बिल्कुल सही कहा गया। क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्मसंतोष के लिए करता है। क्या ये सही है? आप अपने बारे में खुद सोचिए। आप अपने को यहाँ पर रख कर देखिए कि क्या मनुष्य संबंधों का जो निर्वाह है वो साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्मसंतोष के लिए करता है? नहीं, कभी ऐसा सत्य नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 7 देखें। साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है। बिल्कुल सही है। जो साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना है वो समाज के बहुमुखी विकास को तो अवरुद्ध करेगी ही करेगी, क्योंकि व्यक्तिवादी चेतना नहीं बल्कि सामाजिक चेतना की बात होनी चाहिए। अगर किसी भी साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना की बात आ गई तो वो एक व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ाएगी, समाज के बहुमुखी विकास को आगे नहीं बढ़ा सकती है, समाज के बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करेगी। तो सही कहा गया। कथा तर्क में देखिए, क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। बिल्कुल सही है, व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। तो आपका सी होगा। ए और आर दोनों सही है। प्रसाद जी का कौन सा गीत नाट्य के अंतर्गत रखा गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करुणालय। गीत नाट्य के तहत कौन सा रखा गया है? तो 8 का हो जाएगा आपका करुणालय। 9 देखिए। धर्मवीर भारती के द्वारा रचित जो अंधा युग नाटक है, इसमें किन अंकों के बीच अंतराल है? तो आपका सही उत्तर होगा तीसरे और चौथे के बीच अंतराल है। अब यहाँ पर अंधा युग आपके पाठ्यक्रम में है। कई लोगों का कमेंट भी आया कि सर अंधा युग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो यहाँ पर 2-3 मिनट का समय आपका लेंगे। यहाँ पर अंधा युग नाटक की अगर बात करें, धर्मवीर भारती का काव्य नाटक अंधा युग भारतीय रंगमंच का एक महत्वपूर्ण नाटक है और ये महाभारत युद्ध के अंतिम दिन यानी 18वें दिन से कृष्ण की मृत्यु तक इसमें लिया गया है। 18वें दिन से कृष्ण की मृत्यु तक लिया गया है। आखिर में आपको ये पता होगा कि महाभारत युद्ध में जो 18वां दिन है, 18वें दिन की रात की प्रमुख घटना कौन सी थी? शायद जो लोग महाभारत के बारे में जानते होंगे वो ज़रूर बताएंगे। 18वें दिन की रात की प्रमुख घटना थी द्रौपदी के पुत्रों की हत्या, और वहीं से यह कथानक 18वें दिन से प्रारंभ होकर और कृष्ण की मृत्यु तक लिया गया है। इस अंधा युग नाटक में इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। कथानक की समकालीनता नाटक को नवीन व्याख्या और नए अर्थ देती है। इसमें पात्र आप जानते ही हैं, अश्वत्थामा हैं, गांधारी हैं, धृतराष्ट्र हैं, कृतवर्मा हैं, संजय हैं, बृहदयाचक, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी 2 हैं, बलराम हैं, कृष्ण हैं। तो ये इनके पात्र हैं। कृष्ण ने धृतराष्ट्र को समझाया था कि मर्यादा मत तोड़ो, टूटी हुई मर्यादाएं सारे कौरव वंश को नष्ट कर देंगी। वो धृतराष्ट्र अंधा था और उसकी जो संवेदनाएं थीं वो बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा ग्रहण करने में असमर्थ थीं। इसीलिए स्वार्थ का अंधापन छा गया और इस अंधेपन ने संस्कृति को ह्रासोन्मुख बना दिया और पूरे युग को महाविनाश के कगार पर खड़ा कर दिया। युद्ध में मौलिक विनाश के साथ साथ मानवीय जीवन को ध्वस्त कर दिया। अनेक आस्थाएं टूट गईं। इसमें आप जानते हैं कि जो पहला दृश्य है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहला अंक है, पहला दूसरा अंक दिया गया, दूसरा तीसरा है, चौथा पांचवा है। कुल अंक की अगर बात करें तो पहला अंक कौन सा है आपको पता होगा, कौरव नगरी। दूसरा अंक पशु उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा गांधारी का शाप, पांचवा विजय एक कर्मिक आत्महत्या, और अंतिम समापन जो होता है वो प्रभु की मृत्यु से होता है। तो इस तरीके से इनका भी क्रमानुसार कभी कभी पूछा जा सकता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। पहले अगर अंक की बात करें, कौरव नगरी की बात करें, तो ये युद्ध से त्रस्त कौरव नगरी का वर्णन इसमें किया गया।
पराजित पक्ष की भयंकर स्थिति दिखाई गई। विदुर संजय के संदेश की प्रतीक्षा में है। शक्तिशाली व्यक्ति मर्यादा को हमेशा अपने हित में बदल लेता है। और कहा गया है, वहाँ कथन भी है, आपको याद भी होगा पंक्तियाँ, कि जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया, वंचक है। ये कई बार कथन पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस नाटक का ये अंश है। तो जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया, वंचक है। दूसरा जो अंक है, पशुत्व का उदय। देखिए, पशुत्व का उदय होता किस में है? तो अश्वत्थामा में होता है। हो सकता है कि प्रश्न ऐसा पूछ लिया है कि अंधा युग में पशुत्व का उदय किस में दिखाया गया है? तो अश्वत्थामा में दिखाया गया है। अश्वत्थामा में उदित होने वाले पशु को दिखाया गया। कहता है, मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं, वध मेरे लिए नहीं रही रीत, वो है अब मेरे लिए मनोग्रंथि, किसको पा जाऊं मरोड़ूं मैं, क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। अश्वत्थामा जो तीसरा अंक है, उसमें अश्वत्थामा के बारे में जो बताया गया है, अश्वत्थामा को जो अर्ध सत्य बताया गया है, तो इसमें अश्वत्थामा के तथा धृतराष्ट्र विदुर युयुत्सु के संवाद से अर्ध सत्य की अभिव्यक्ति की गई है। युयुत्सु का सत्य है कि वो धृतराष्ट्र का पुत्र होने के बावजूद युधिष्ठिर के पक्ष में लड़े, लेकिन अंत में वह अपने दल में लौट आता है, जहां अपने ही लोगों के द्वारा वह उपेक्षा का कारण बनता है। जो चौथा अंक है, गंधारी का शाप। गंधारी कौरवों के पराजय और उनके वध के लिए किसको उत्तरदायी मानती है? तो कृष्ण को उत्तरदायी मानती है। और गंधारी कहती है कि उसने वह किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। और अश्वत्थामा जिस तरीके से गांधारी कौरव के पराजय और उनके वध का उत्तरदायित्व कृष्ण को मानती है, ठीक उसी तरीके से अश्वत्थामा का अपने पशुत्व के लिए युधिष्ठिर को उत्तरदायी कहा गया है। जो अंतिम अंक है, आप जानते होंगे, जो पांचवा अंक है, विजय एक कर्मिक आत्महत्या। इसमें युधिष्ठिर के बारे में बताया गया, विजय के बारे में बताया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दें कि इस नाटक में अगर कभी भी पूछा जाए आपसे विषय वस्तु, तो इस नाटक में युवा पीढ़ी की कुंठा और संघर्ष का चित्रण किया गया है। इस लाइन को आप गौर से सुनिए और ध्यान रखिएगा कि इस नाटक में युवा पीढ़ी की कुंठा और संघर्ष का चित्रण किया गया है, जहाँ पर जो वृद्ध याचक है वो भविष्य का प्रतीक है, और उसकी हत्या कौन करता है? अश्वत्थामा करता है। अश्वत्थामा कहता है आज नहीं बच पाएगा, वह इन भूखे पंजों से ठहरो ठहरो, वो झूठे भविष्य वंचक वृद्ध। अश्वत्थामा कहता है, और अश्वत्थामा उसे घसीट ले जाता है अंदर की ओर। तभी वहाँ पर कृपाचार्य और कृतवर्मा पहुँचते हैं, अश्वत्थामा को खींच कर लाते हैं। और कृपाचार्य कहते हैं, ये क्या किया अश्वत्थामा, ये क्या किया? फिर अश्वत्थामा कहता है, पता नहीं मैंने क्या किया मातुल, मैंने क्या किया, क्या मैंने कुछ किया? तो इस तरीके से अश्वत्थामा कुछ नहीं किया, उस पर तो अंधायुग सवार था, जिससे उसने वृद्ध की हत्या कर दी। तो यहाँ पर थोड़ा सा बताना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कई लोगों का कहना भी था कि सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। भारतन जी ने अपने मौलिक और अनुचित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नहीं हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। उक्त कथन किसका है? तो सही उत्तर होगा आपका बी, रामविलास शर्मा। भाई इससे पहले जो प्रश्न संख्या 9 में मैंने आपका समय लिया, अगर आपको कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जिनको आता रहा होगा, उनके लिए समय ये व्यर्थ उनको लगा होगा, माफ़ी चाहेंगे अगर उनको व्यर्थ लगा है। बाकी जिनको नहीं पता था उनके लिए अच्छा हो सकता है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ 11 में आप देखें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इनमें से आपका बी सुमेलित नहीं है, क्योंकि राधाचरण गोस्वामी ने महारानी पद्मावती नहीं लिखा है। राधा कृष्णदास द्वारा रचित सामाजिक नाटक महारानी पद्मावती है, न कि राधाचरण गोस्वामी। राधा कृष्ण दास, आप लिख लें, राधा कृष्ण दास का सामाजिक नाटक महारानी पद्मावती है। लिख लिया आपने?
चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? ये भी कई बार मैंने आपको बताया है, स्कंदगुप्त है। सही उत्तर होगा आपका बी, स्कंदगुप्त। सर्वनाग प्रसाद के स्कंदगुप्त का पात्र है। इसमें अनंत देवी देवकी की हत्या कराने के लिए सर्वनाग को तैयार करती हैं, लेकिन उसकी साध्वी पत्नी जो रामा होती है वो इसका विरोध करती है। स्कंदगुप्त ठीक समय पर पहुंचकर और उसकी रक्षा करता है। प्रश्न संख्या 13 देखें, निम्न में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अमृत राय का नाटक चिंदियों की एक झालर, अमृत राय का है, जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ है। चिंदियों की झालर अमृत राय का जो ये नाटक है 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, मैंने आपको बताया। प्रश्न संख्या 14 देखें, अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है? तो सही उत्तर होगा आपका डी, मीराकांत। मीराकांत की और भी रचना है, जैसे इहा मृग आपने सुना होगा, ये भी पूछा जाता है। नेपथ राग भी है मीराकांत का, कंधे पर बैठा था सांप, धुआं को उड़ जाने दो। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो मीराकांत की हैं। अनग नाटक के नाटककार कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त, जिसका प्रकाशन अनग का प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ है। आप लिख लें, जयशंकर प्रसाद मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा मादा कैक्टस, जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ है और ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। प्रश्न संख्या 16, मादा कैक्टस सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल का है, जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ है। निम्न में से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? तो आपका सही उत्तर होगा स्ट्राइक। स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद का है, सही उत्तर स्ट्राइक होगा। जबकि राजपूत की हार की अगर बात करें तो सुदर्शन का है। लक्ष्मी का स्वागत की बात करें तो उपेंद्रनाथ अश्क का है। सबसे बड़ा आदमी की बात करें तो भगवती चरण का है। अब प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो 18 में देखते हैं, निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा बी, डॉक्टर। सबसे पहले किसका प्रकाशन होगा? तो डॉक्टर का होगा, जो कि विष्णु प्रभाकर का है 1958 ईस्वी में। उसके बाद कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है, जिसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का है, 1981 में प्रकाशित हुआ। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है, जो कि 1991 में प्रकाशित हुआ। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे जरूर ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर डी सुमेलित नहीं है। सीता वनवास जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। सीता वनवास ज्वाला प्रसाद मिश्र का है, आप लिख लें। प्रश्न संख्या 19, ज्वाला प्रसाद मिश्र का है सीता वनवास। प्रश्न संख्या 20 देखें, निम्नलिखित नाटकों के पात्र और नाटक में से कौन सा बेमेल है? तो यहाँ पर आपका बेमेल होगा उर्वी, क्योंकि उर्वी देवयानी का कहना है नाटक की पात्र नहीं है, बल्कि उर्वी पहला राजा किसकी पात्र है? तो मैं एक बार आपको करा चुका हूँ, आप लोगों को पता भी होगा, पहला राजा का पात्र है। प्रश्न संख्या 21 देखें, मल्लिका किस नाटक की पात्र है? सभी लोगों को पता होगा, अच्छा रिवीजन आपका चल ही रहा होगा। मल्लिका आषाढ़ का एक दिन की है। मल्लिका किसकी है? तो आषाढ़ का एक दिन। प्रश्न संख्या 22 देखें, दुखिनी बाला नाटक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका राधा कृष्ण दास। 22 का उत्तर होगा राधा कृष्ण दास। दुखिनी बाला का प्रकाशन हुआ था आपको बता दें 1880, आप लिख लें। दुखिनी बाला का प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ। ये भारतेंद्र युग का समसामयिक नाटक है। इसके अलावा राधा कृष्ण दास के और भी नाटक हैं। पद्मावती, जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ। महाराणा प्रताप, जिसका प्रकाशन 1897 ईस्वी में हुआ है। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 22 आपने देखा। प्रश्न संख्या 23 देखें,
निम्न में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है? तो सही उत्तर होगा आपका सिंदूर की बिंदी। सिंदूर की होली तो आपके पाठ्यक्रम में है, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर होगा सिंदूर की बिंदी। निम्न में से कौन ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर होगा आपका वृंदावनलाल वर्मा। प्रश्न संख्या 25, अंधा युग का केंद्रीय पात्र कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया अश्वत्थामा केंद्रीय पात्र है। निम्न में से कौन सा नाटककार प्रसाद युगीन नहीं है? तो राधाचरण गोस्वामी प्रसाद युगीन नहीं है। प्रश्न संख्या 27 देखें, न घर का न घाट का किसका नाटक है? तो आपका सही उत्तर होगा जीपी श्रीवास्तव। जीपी श्रीवास्तव। एक और द्रोणाचार्य किसका नाटक है? तो आपको पता है डॉक्टर शंकर शेष का, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है और आप इसके बारे में पढ़े भी हैं, मैंने कराया भी है डॉक्टर शंकर शेष के बारे में, तो आपने यहाँ किया भी है। अब इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर आते हैं। धर्मवीर भारती को अंधा युग की फार्म की प्रेरणा उन्हें बचपन में क्या देखने से मिली थी? तो सही उत्तर होगा रामलीला। डी उत्तर होगा रामलीला। कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? तो आपका उत्तर होगा कृतवर्मा, क्योंकि ये कृतवर्मा अभी मैंने आपको बताया है, अभी हम लोगों ने बात किया है तो अंधा युग का। अब आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 31 का। अंधा युग नाटक का पात्र कौन सा नहीं है? तो महात्मा दंडायन नहीं है, क्योंकि पात्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी, आपको पता भी है कि अंधा युग नाटक में कौन कौन पात्र हैं, तो मैंने आपको यहाँ बताया कि अश्वत्थामा है, गंधारी है, धृतराष्ट्र है, कृतवर्मा है, संजय है, वृद्धयाचक है, व्यास विदुर हैं, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युत्सु, गूंगा भिखारी, दो प्रहरी हैं, बलराम हैं, कृष्ण हैं। प्रश्न संख्या 32 देखें। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, उक्त कथन किस नाटक का है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा स्कंदगुप्त। 32 का बी होगा। गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने दी है। प्रश्न संख्या 34, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कैसे नाटककार हैं? तो एक जनवादी नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। हिंदी का पहला गीत नाट्य कौन सा है? हिंदी का पहला गीत नाट्य कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया करुणालय। गीत नाट्य लेखन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो 36 का उत्तर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। किस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है? तो आपका होगा आधे अधूरे को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा सी, आधे अधूरे। नाटकों में आधुनिकता बोध का प्रारंभ किस नाटक से माना जाता है? तो ऊसर से माना जाता है। विवेक और तर्क तीसरी श्रेणी के कलाकारों के चोर दरवाजे हैं, यह कथन भुवनेश्वर प्रसाद के किस रचना की भूमिका में लिखा है? तो सही उत्तर होगा कारवां। डॉक्टर मदान ने भुवनेश्वर प्रसाद की किस रचना को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है? तो तांबे के कीड़े। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 41 में मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस में सुंदरी कौन है? तो सुंदरी नंद की पत्नी है। सही उत्तर होगा नंद की पत्नी। निम्न में से कौन सा रचना तनवीर हबीब तनवीर का नहीं है? तो घरौंदा हबीब तनवीर का नहीं है, क्योंकि घरौंदा शंकर शेष का है। घरौंदा किसका है? तो ध्यान रखिएगा, घरौंदा शंकर शेष का है, हबीब तनवीर का नहीं है। निम्न में से कौन सा नाटक हबीब तनवीर का नहीं है? तो आपका हो जाएगा अरे मायावी सरोवर, ये भी शंकर शेष का है। अरे मायावी सरोवर भी शंकर शेष का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा नाटक शंकर शेष का नहीं है? तो बिना दीवारों का घर शंकर शेष का नहीं है, क्योंकि ये मनु भंडारी का है। निम्न में से कौन सा नाटक सेठ गोविंद दास का नहीं है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा मुक्ति का रहस्य, ये भी लगभग सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही साधारण प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। निम्न में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है? तो पाताल विजय लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, हरि कृष्ण प्रेमी का है। आप लिख लें, पाताल विजय हरि कृष्ण प्रेमी। लक्ष्मी नारायण के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है? तो सही उत्तर होगा वितस्ता की लहरें। वितस्ता की लहरें। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का नहीं है? तो डिक्टेटर उपेंद्र नाथ अश्क का नहीं है, बल्कि ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो किसका नाटक है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोहन का है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नील देवी नाटक में भारतेंद्र की भूमिका कैसी है?
तो पागल की भूमिका है। नील देवी नाटक में जो अभिनय किया है भारतेंदु जी ने, वो कैसा अभिनय किया है, किसका अभिनय किया है, तो पागल का अभिनय किया है। अब इसके बाद अगली प्रश्नोत्तरी की हम लोग बात करते हैं। निम्न नाटकों का सही क्रम कौन सा होगा? निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? शकुंतला नाटक 1682 ईस्वी में नवाज की रचना है। सुरेंद्र वर्मा ने रंगभूमि नाटक 2004 ईस्वी में रचना की। एक दूनी एक हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। रीढ़ की हड्डी नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है। तो इनमें से आपका जो असत्य विकल्प होगा वो सी होगा, क्योंकि एक दूनी एक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है। आपको पता होगा एक दूनी एक सुरेंद्र वर्मा का है। भाई द्रौपदी नाटक आप जानते हैं, 8वां सर्ग आप जानते हैं, रति का कंगन आप जानते हैं, सुरेंद्र वर्मा का है। द्रौपदी, 8वां सर्ग, एक दूनी एक, रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा का। ये चारों आप ध्यान रखिएगा, चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकाई 2 में जो आप देख रहे हैं नाटकों का विकास, वहाँ से प्रश्न बन सकता है। द्रौपदी, 8वां सर्ग, एक दूनी एक, रति का कंगन, ये चारों महत्वपूर्ण नाटक सुरेंद्र वर्मा का है। अगला प्रश्न, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर सही क्रम होगा आपका डी, 2 का डी होगा। सबसे पहले तो हरिकृष्ण प्रेमी होंगे। हरिकृष्ण प्रेमी की बात करें तो इनका जन्म काल है 1908। हरिकृष्ण प्रेमी का 1908 है, कहीं पर आप लिख लीजिए। और फिर भीष्म साहनी की बात करें तो 1915 है। मोहन राकेश की बात की जाए तो 1925 है। शंकर शेष की बात की जाए तो 1933 है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो प्रश्न संख्या 2 का आपका डी होगा। हरिकृष्ण प्रेमी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, शंकर शेष, तो 2 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखें, नाटक के कथावस्तु में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं। 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? ये एक बार प्रश्न पूछा गया है, अब याद नहीं आ रहा है कि किस वर्ष पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा सी, विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकाश और अंकावतार। तो ये क्रम होगा। हो सकता है कि कभी प्रश्न रिपीट कर दिए जाते हैं एक आध, तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 4, लाटरी नाटक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर होगा आपका भुवनेश्वर प्रसाद। सही उत्तर होगा बी, भुवनेश्वर प्रसाद। प्रश्न संख्या 5, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का यह संवाद किस पात्र द्वारा कहा गया है? सही उत्तर होगा आपका बी, चाणक्य। नाटक के तीसरे अंक में अलका के जाने के बाद, ये चाणक्य का कथन है। किसके जाने के बाद? अलका के जाने के बाद। और किस अंक में है तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, तीसरे अंक में है। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानो जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का। अंधा युग नाटक का यह संवाद किस अंक का है? तो ये पशु उदय, पशु का उदय अंक का है। धर्मवीर भारती का जो अंधा युग नाटक है, मैंने आपको बताया भी इसके बारे में कि कहाँ से प्रारंभ होगा, कितने अंक होंगे, समाप्त कब होगा, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको अभी बता दिया है। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? विद्रोहिणी अम्बा नाटक उदय शंकर भट्ट का पौराणिक नाटक है। मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस नाटक का नायक हंस पक्षी है। गलत है, 7 का बी होगा, क्योंकि नायक नंद है और वही प्रछन्न नायक की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध हैं। जबकि लहरों के राजहंस में आप देखें तो हंस पक्षी नहीं है नायक, बल्कि नायक नंद हैं और प्रछन्न नायक गौतम बुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही क्रम कौन सा होगा? तो सबसे पहले होगा आपका नारद की वीणा, बी विकल्प होगा। नारद की वीणा जो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर कोणार्क जो जगदीश चंद्र माथुर का है, 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अंधा युग, ये भी
कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है। अंधा युग लक्ष्मी नारायण लाल का है, जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ। और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, जिसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ। तो इस तरीके से 46, 51, 55 और 74 यह क्रम आपका होगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो निम्न में से रामकुमार वर्मा के किस एकांकी में पात्र भारवी श्रीधर भारवी के पिता, सुशीला भारवी की माता आदि हैं? प्रश्न संख्या 9 में आपका सही उत्तर होगा प्रतिशोध। चूँकि आपके पाठ्यक्रम में प्रतिशोध नाटक के बारे में इतना विस्तृत नहीं पूछा जाएगा। परवीन बानो, जुल्फन आदि में से निम्न में से किस नाटक की महिला पात्र हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अछूता दामन। आगा हस्र कश्मीरी का है, अछूता दामन आप लिख लें। अछूता दामन किसकी रचना है? तो आगा हस्र कश्मीरी का है। मनीषा गौतम संजय कविता पात्र लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक के हैं? तो आपका उत्तर होगा कर्फ्यू। यहाँ पर जो नाटक हैं कालक्रमानुसार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, तो इनका मैंने प्रकाशन वर्ष नीचे लिख दिया है, आप कहीं पर लिख लें। कलंकी 1969, कर्फ्यू 1972, नरसिंह कथा 1975, कथा विसर्जन 1978। लहरों के राजहंस नाटक में कौन सा कथन सुंदरी का नहीं है? सिर एक भिक्षु का और शेष शरीर एक योद्धा का सुंदरी का कथन है। मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता सुंदरी का कथन है। तो तुम थे जो कमल ताल में राजहंसों पर पत्थर फेंक रहे थे सुंदरी का कथन है। लेकिन डी सुंदरी का कथन नहीं है। संभवतः उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है, ये नंद का कथन है। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कथन सारे दे दिए हैं। किसका कथन है? डी। तो नंद का कथन है, मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक के पात्र वाइजाबाई हैं? तो आपका सही उत्तर होगा वाइजाबाई शारदिया की हैं। सही उत्तर होगा ए शारदिया। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 14 नरमेध नाटक गिरिराज किशोर। प्रजा ही रहने दो गिरिराज किशोर का ही है, मणि मधुकर का नहीं है। सही उत्तर बी होगा, प्रजा ही रहने दो ये भी गिरिराज किशोर का है। राजयोग लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। आन का मान हरिकृष्ण प्रेमी का है। आधे अधूरे की सावित्री के अधूरेपन का कारण क्या है? तो आधे अधूरे में सावित्री के अधूरेपन का कारण है उसकी स्वयं की मन स्थिति। 15 का ए होगा। 16 में देखें निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यमगाथा दूधनाथ सिंह, गूंगा इतिहास अभिमन्यु अनंत, रोक दो कान्हा सुरेंद्र वर्मा, यही आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि रोक दो कान्हा अभिमन्यु अनंत का है, सुरेंद्र वर्मा का नहीं, ये भी अभिमन्यु अनंत का है। प्रश्न संख्या 17 निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? 17 में आप देखें मृदुला गर्गकृत दुल्हन एक पहाड़ की एजे वेलेंड्रेस के एकांकी ब्राइड फ्रॉम द हिल्स के आधार पर की गई है। कुसुम कुमार कृत दिल्ली ऊंचा सुनती है में सत्ता की विवेकहीनता और निष्क्रियता पर व्यंग किया गया है। हिंदी में समस्या नाटक लिखने की प्रेरणा पाश्चात्य नाटककार इब्सन और बर्नार्ड शॉ से मिली है। नेत्रोन्मीलन नाटक के नाटककार बद्री नारायण भट्ट हैं, ये आपका गलत है क्योंकि मिलन मिश्र बंधु का है, बद्री नारायण भट्ट का नहीं है, आप कहीं पर लिख लें, मिश्र बंधु का है। प्रश्न संख्या 18 निम्न में से कौन सा नाटक कुसुम कुमार का नहीं है? तो तेंदुआ कुसुम कुमार का नहीं है। तेंदुआ नाटक मुद्रा राक्षस का है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? प्रश्न संख्या यहाँ पर आप 19 देख रहे हैं। गिरीश बख्शीकृत गोल रोटी का सूर्य में द्रोणाचार्य के माध्यम से वर्तमान मानव की विशेषताओं और विडंबनाओं का चित्रण किया गया है। योगेश गुप्ता का टूटा हुआ कोना तथा मुद्रा राक्षस का संतोला एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। केदारनाथ के रथ जगह में देश में व्याप्त जमाखोरी, तस्करी और ब्लैकमेलिंग, टैक्स की चोरी आदि को चित्रित किया गया है। यही गलत होगा, 19 का सी गलत होगा क्योंकि रथ जगह केदारनाथ का नहीं है बल्कि रथ जगह किसका है? तो रथ जगह है चिरंजीत का। 19 का आपका सी असत्य होगा, चिरंजीत का है, केदारनाथ का नहीं है। प्रश्न संख्या 28 निम्न में से कौन सा नाटक शंकर शेष का नहीं है? तो नया जन्म। यहाँ पर पहला विकल्प जो आपको दिख रहा है नया जन्म,
ये शंकर शेष का नहीं है, चिरंजीत का है। निम्न में से कौन सा नाटक मुद्रा राक्षस का नहीं है? तो यहाँ पर होगा बस इतना ही मेरा है। बस इतना ही मेरा है, ये विष्णु प्रभाकर का है, रेडियो नाटक है विष्णु प्रभाकर का, ध्यान रखिएगा, विष्णु प्रभाकर का रेडियो नाटक है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? राम करुणाकर उदय की नाट्यकृति है। भवभूति के अनुसार नाटकों का उदय देवताओं की स्तुति व वेदों के अनंतर से हुआ है, ये गलत होगा। 22 का बी गलत होगा, क्योंकि भरत मुनि के अनुसार, ना कि भवभूति के अनुसार। आप लिख लें, भरत मुनि के अनुसार नाटकों का उदय देवताओं की स्तुति व वेदों के अनंतर हुआ है। निर्मल वर्मा कृत 1.5 इंच ऊपर हिंदी का पहला एक पात्रीय नाटक है। 1.5 इंच मुस्कान की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, 1.5 इंच ऊपर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उगे हुए अंधेरे झूठ नहीं बोलते, एक पात्रीय नाटक के नाटककार कुमार गणेश हैं। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? नेफा की एक शाम ज्ञानदेव अग्निहोत्री की नाट्यकृति है। शिव प्रसाद कृत घाटियाँ गूंजती हैं में भारत चीन युद्ध का वर्णन है। सिसकते पाषाण सरताज नारायण माथुर की रचना है। उत्तर उर्वशी, दरिंदे, ख्याल, भासमली आदि नाटक राजेंद्र यादव के हैं, गलत होगा, क्योंकि यह नाटक हमीदुल्ला के हैं, राजेंद्र यादव के नहीं हैं। उत्तर उर्वशी, दरिंदे, ख्याल, भासमली ये किसके नाटक हैं? आप लिख लें, हमीदुल्ला। 23 का डी हमीदुल्ला के नाटक हैं, राजेंद्र यादव के नहीं हैं। सिंदूर की होली नाटक की पात्र चंद्रकला के बारे में निम्न कथन किसका है? चंद्रकला नए विचारों वाले परिवार में जन्मी है, उसने नई शिक्षा पाई है और नए युग की चेतना में उसका संस्कार हुआ है। ये डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद का कथन है। किसका कथन है? तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद। सिंदूर की होली नाटक में चंद्रकला कहती है कि अगर हम लोग अपना रोना बंद कर दें तो फिर हमारी मुक्ति हो जाए। उपर्युक्त वाक्य किस बात पर रोना बंद कर दें कहा गया है? तो सही उत्तर है विधवा विवाह पर उसने ये कथन कहा था कि अगर हम महिलाएं अपना रोना बंद कर दें तो फिर हमारी मुक्ति हो जाए। प्रश्न संख्या 26, सिंदूर की होली नाटक में चंद्रकला निम्न कथन किससे कहती है? छी उन्माद क्यों होगा, मेरे भीतर आज चिरंतन नारित्व का उदय हुआ है, मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है। तो ये किससे कह रही है? तो मनोरमा से कह रही है। चंद्रकला ये कथन किससे कह रही है? तो मनोरमा से कह रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आपके लिए है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए इसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 20 प्रश्न और इसमें आए हैं अभी आपके। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन प्रेमी बना लूँगी। उपरोक्त कथन लक्ष्मी नारायण लाल के किस पात्र का है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका सिंदूर की होली, मनोरमा का ये कथन है, ध्यान रखिएगा। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन अपना प्रेमी बना लूँगी, यह कथन लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक सिंदूर की होली की पात्र मनोरमा का है। निम्न कथन किसका है? जिसे प्रेम करें उसके सामने झुक जाना, बिल्कुल मर जाना, उसकी एक एक बात पर अपने को न्यौछावर कर देना रोमांटिक प्रेम होता है, हम लोग प्रेम नहीं करेंगे। ये किस नाटक का है? तो सन्यासी नाटक में मालती का ये कथन है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी एक आध प्रश्न जो आपके पाठ्यक्रम में है उससे अलग नाटकों से भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सन्यासी नाटक की पात्र मालती का कथन है। सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा ने पुरुषों को किसके समान बताया है? तो भिक्षुओं के समान बताया है। सही उत्तर होगा ए, भिक्षुओं की तरह बताया है। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया है। स्त्री के प्रजातंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया। उपरोक्त कथन किस नाटक का है? तो सिंदूर की होली नाटक का है। जिसमें किसने कहा है? तो मैं आपको बता दूं, ये मनोज शंकर का कथन है। आपके पाठ्यक्रम में है, चूँकि इसलिए यहाँ पर ये कथन दिए जा रहे हैं, क्योंकि कभी भी आपके पाठ्यक्रम में जो नाटक दिए गए हैं, जो उपन्यास दिए गए हैं, जो कहानी दी गई हैं, उनसे कथन पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कथन दिया गया है। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। सिंदूर की होली में ये किसका कथन है? तो मनोज शंकर का है। निम्न कथन किस नाटककार का है? मेरा भविष्य विशाल समुद्र में एक लंबी और अनिश्चित यात्रा है। तो ये मोहन राकेश का कथन है। सही उत्तर होगा बी, मोहन राकेश। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है?
मातुल कालिदास को प्रयागराज जाने के लिए प्रेरित करता है। गलत होगा, क्योंकि मातुल कालिदास को जरूर जाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन प्रयागराज जाने के लिए नहीं। आपको याद होगा उज्जैनी जाने के लिए प्रेरित करता है, ना कि प्रयागराज। तो असत्य कथन पहला होगा। राजकन्या प्रियंगु मंजरी मातुल के यहाँ आकर ठहरती है। प्रियंगु मंजरी कालिदास और मल्लिका के बीच की कड़ी भी है। कालिदास को कविता लिखना वही सिखाता है। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? 7 में देखें, मातुल का मौर्य वंश से संबंध रहा है। गलत है, क्योंकि मातुल का संबंध तो मौर्य वंश से था ही नहीं, गुप्त वंश से था। ध्यान रखिएगा, मातुल का संबंध गुप्त वंश से था। अंबिका ग्राम की एक वृद्धा और मल्लिका की माँ है। अंबिका मल्लिका के विवाह न करने से वह दुखी है। मल्लिका का भावनामय प्रेम उसकी समझ से परे है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये जितने भी कथन यहाँ पर दिए गए हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तुम ये सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो। विलोम, मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेला रहने दो। ये मल्लिका का कथन नहीं है, पहला ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये किसका है? तो अंबिका का है। सही उत्तर होगा आपका ये अंबिका का है, तो इसको आप लिख लें। अंबिका का कथन है, बाकी सुमेलित है, तो आपका सही उत्तर ए होगा। एक बार पढ़ देते हैं सारे विकल्प। अभी भी रोती हो, उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए अंबिका का कथन। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है, मातुल का कथन है। अंबिका, तुम समझती हो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, मातुल का कथन है। प्रश्न संख्या 9, आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित असत्य विकल्प कौन सा है? मल्लिका नाटक के अंतिम दृश्य में करुणा की मूर्ति बनी हुई सामने आती है। नाटक का नामकरण कथा वस्तु के आधार पर किया गया है। यह आषाढ़ की वर्षा मेरे लिए काल हो रही है। प्रियंगु मंजरी का कथन नहीं, मल्लिका का कथन है। आपका होगा सी, यह आषाढ़ की वर्षा मेरे लिए काल हो रही है, प्रियंगु मंजरी का नहीं, बल्कि किसका कथन है? तो मल्लिका का कथन है। आप कहीं लिख लें। मल्लिका यथार्थ से टक्कर लेती है और कालिदास के ग्रंथों को देखकर प्रसन्न होती है। प्रश्न संख्या 10 देखें, आषाढ़ का एक दिन नाटक में निम्न कथन किसका है? मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ, जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूँगी। यह कथन किसका है? तो प्रियंगु मंजरी मल्लिका की माँ से कहती है। प्रियंगु मंजरी किससे कहती है? तो मल्लिका की माँ से कहती है। प्रश्न संख्या 11, आषाढ़ का एक दिन नाटक में निम्न कथन किसका है? योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये कथन निक्षेप का है, जो कि एक ग्रामीण युवक है। प्रश्न संख्या 12 देखें, निम्न में से कौन सा कथन दंतुल का नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया दंतुल का नहीं है, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे वाण से आहत हुआ है, इसलिए ये मेरी संपत्ति है। जो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हैं। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। ये सारे के सारे कथन दंतुल का है, लेकिन जो डी होगा यह दंतुल का नहीं है। आपके कारण मैं थकूंगा। मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहें तो भी मैं नहीं थकूंगा। ये मातुल नहीं कहता है। ये किसका कथन है? तो दंतुल का कथन नहीं है। यहाँ पर देखिए दंतुल पूछा गया है कि दंतुल का कौन सा नहीं है, तो ये दंतुल का नहीं बल्कि मातुल का है। ये कथन किसका है? तो मातुल का कथन है। प्रियंगु मंजरी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है मातुल प्रियंगु मंजरी से, और आगे पीछे घूमता है, उसकी खुशामद करता है मातुल, और यह कथन कहता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में निम्न कथन किसका है? मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है? सम्मान मिलता है, ग्रहण करो। नहीं, कविता का मूल्य ही क्या है? किसका कथन है? तो ये मातुल का कथन है। सही उत्तर होगा मातुल। प्रश्न संख्या 14, लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। उपरोक्त कथन किस नाटक का है? तो महाभोज नाटक का है। यहाँ पर गिद्ध राजनीतिज्ञों नेताओं के लिए कहा गया है। जो गिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है महाभोज नाटक में, वो किसके लिए किया गया है? तो गिद्ध शब्द का प्रयोग राजनीतिज्ञों के लिए किया गया है, नेताओं के लिए किया गया है। कहाँ रखा है पदवद? भूल जाइए अब सब। विरोधी दल के नेता इस घटना को ऐसा भुनाएंगे कि हम सब ताकते ही रह जाएंगे।
ये विशु की नहीं, समझ लीजिए एक तरह से मेरी हत्या हुई है, मेरी। उपरोक्त कथन महाभोज नाटक में किसका है? तो विंदेश्वरी उर्फ विंदा का है, जो विशु का मित्र है। विंदेश्वरी उर्फ विंदा का कथन है जो विशु का मित्र है। प्रश्न संख्या 16, किसकी मौत का भोज है महाभोज राजनीतिक दृष्टि से? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विशु। यहाँ पर सरोहा गांव, ये सरोहा गांव की कहानी है महाभोज, ध्यान रखना। किस गांव की? तो सरोहा गांव, जो यूपी वेस्ट में है। यूपी वेस्ट में सरोहा गांव की कहानी है ये, क्योंकि कभी कभी गांव भी पूछ लिया था कथानक किस गांव पर आधारित है, तो ध्यान रखना महाभोज सरोहा गांव पर आधारित है। हबीब तनवीर के नाटक आगरा बाजार में कौन अपना माल बेचने के लिए नज़ीर अकबराबादी की नज़मों की मदद लेता है? तो ककड़ी बेचने वाला, सही उत्तर होगा ककड़ी बेचने वाला, 17 का ए होगा। 18 निम्न में से कौन सी रचना लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है? तो पीले हाथ, यहाँ पर उत्तर होगा आपका पीले हाथ। ये किसकी रचना है? तो वृंदावन लाल वर्मा की है। सूर्यमुख नाटक में कृष्ण किसके प्रतीक हैं? तो यहाँ पर कृष्ण अतीत के प्रतीक हैं। कृष्ण सूर्यमुख नाटक में अतीत के प्रतीक हैं। वैसे सूर्यमुख नाटक आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ दे दिया। कृष्ण अतीत के प्रतीक हैं, सांब वर्तमान के प्रतीक होंगे, वहीं भविष्य के प्रतीक अगर देखें तो प्रद्युम्न है, और आधुनिक सत्ता लोलुप शक्ति का प्रतीक वव्रू हैं। प्रश्न संख्या 20, असुर सुंदरी नाटक किसका है? तो उदय शंकर भट्ट का है, सही उत्तर हो जाएगा आपका उदय शंकर भट्ट। अब इसके बाद 10 प्रश्न, सिर्फ अंतिम 10 प्रश्न और बचे हैं, उन्हें भी आप देख लें। आधे अधूरे नाटक में अशोक किसका लड़का है? सही उत्तर होगा महेंद्र नाथ का, यहाँ उत्तर लगा हुआ है। आधे अधूरे नाटक में महेंद्र नाथ की पत्नी सावित्री जुनेजा को क्यों पसंद नहीं करती है? क्योंकि इसी के कारण पति महेंद्र नाथ को व्यापार में हानि हुई थी। पहले आने वालों ने काम तो दे ही दिया है, अब ये सिंघानिया भी जरूर अशोक को काम देवेगा। हाँ, उपरोक्त कथन किसका है? तो महेंद्र नाथ का है। सावित्री के प्रेमी का क्या नाम है जिसके साथ बिन्नी भाग गई थी? तो मनोज नाम है। चुकंदर है, वह आदमी है जिसे न बैठने का शौर है न बात करने का। उपरोक्त कथन किसका है? तो अशोक का है। आधे अधूरे नाटक में सावित्री किसे आधा अधूरा समझती है? तो महेंद्र नाथ को। वह कमज़ोर है मगर इतना कमज़ोर नहीं, तुमसे जुड़ा हुआ है मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है, उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वह अपने को समझता है। किसका कथन है? जुनेजा का कथन है। मोहन राकेश के किस नाटक में मध्यम वर्गीय वैवाहिक जीवन की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की विडंबनाओं का सफल चित्रण हुआ है? तो आधे अधूरे में हुआ है। आधे अधूरे नाटक में बड़ी लड़की महेंद्र नाथ के यह प्रश्न पूछने पर कि आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए, व्यंग्य की भाषा में किस रोग का नाम लेती है? तो तपेदिक। प्रश्न संख्या 10, आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्रों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 5 पुरुष पात्रों की संख्या है। अगर महिला पात्रों की संख्या पूछी जाए तो महिला पात्रों की संख्या 3 है आधे अधूरे नाटक में। प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कमेंट आता है तो फिर हम लोग इकाई 8 की भी बात करेंगे और वीडियो पब्लिक करेंगे। अगर कमेंट में नहीं आता है तो फिर समझेंगे कि आपके काम का नहीं है, फिर इकाई जो 8 होगा वो पब्लिक वीडियो नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी का जो बैच है वो 1 अक्टूबर से शुरू होगा, 25 सितंबर से आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। यूजीसी नेट का भी 25 सितंबर से एडमिशन होगा और 1 अक्टूबर से नया बैच आप लोगों को मिलेगा। यदि आप नए हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्न कराया जा रहा है, कितनी क्वालिटी दी जा रही है, तो डिस्क्रिप्टिव में फिर किस तरीके से कराया जा रहा होगा, तो इसी से आप डेमो ले सकते हैं, इसी तरीके से आप डेमो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एडमिशन के लिए संपर्क करें ऊपर दिए गए नंबर पर। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे इकाई 8 की बात करते हुए, इकाई 9 की बात करेंगे, उसमें मिलेंगे, फिर इकाई 10 में मिलेंगे। कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।